आप लोगों को गवर्नर जनरल वाला आप मेरा पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। उसमें कई सारी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन भी कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ही आप लोगों को गवर्नर जनरल है। उसके बाद आप लोग देखते होंगे गांधी एरा है, गांधी युग है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। कांग्रेस की स्थापना है, वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को डे बाई डे हर क्लास में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए आज हम लोग गवर्नर जनरल के नेक्स्ट सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उसकी नेक्स्ट सीरीज क्या कहती है, और नेक्स्ट सीरीज को जानने से पहले पिछले वाली चीज़ों को हम आपसे उससे को रिलेट आप लोगों को कर देते हैं। मैंने लास्ट में आप लोगों को लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आप लोगों से ने सुना होगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में मैंने बताया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पर आया था। इसने भारतीय शिक्षा में भी बहुत सारी सुधार किया था। इसका टाइम जो था बहुत शांत प्रिय था। इसके टाइम पर कोई युद्ध नहीं हुए थे और बहुत शांत प्रिय टाइम था। और इसके टाइम पर क्या हुआ था, तो कर्नल सिलीमैन की अध्यक्षता में इसने ठगों का अंत करने के लिए एक नया आयोग गठन किया था। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को नेक्स्ट क्लास, इससे पहले वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताई थी। और इसने जो देवताओं को दी जाने वाली नर बलि प्रथा थी उस पर पूरी तरीके से इसने रोक लगा दी थी। सती प्रथा का भी इसने अंत कर दिया था। सती प्रथा का भी इसने अंत कर दिया था। इसने जो आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, जिसे हम लोग अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली कहते हैं, इसी की महत्वपूर्ण देन है। ये इसी की वजह से आज हम लोग इंग्लिश को जानते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं। इस तरीके से इसने कई सारे सुधार कार्यक्रम किए थे। बहुत सारी सुधार की चीजें इसने की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पर। और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही उसे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब जो बंगाल का था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। आइए हम अगला नेक्स्ट चर्चा करते हैं। क्या है, सर चार्ल्स मेंटकॉफ। इनका कार्यकाल 1835 से 1836 तक है, मात्र 1 साल के लिए थे। इनके टाइम पर समाचार पत्रों में लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय समाचार पत्र थे, जो पत्र पत्रिकाएं छपती थी, ये पत्र पत्रिकाओं को छपने का माध्यम ये होता था लोगों को एक दूसरे के प्रति जोड़ना, एक दूसरे की बातों को, जैसे आप कहीं यहाँ की बात, तो जैसे आप लोग मान लेते हैं कहीं पे भी रह रहे हैं, आपको देश विदेश से जोड़ती है क्या, न्यूज़पेपर। तो ये सारी खबर को इसने पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया था। मतलब पूरी तरीके से जो प्रतिबंध लगा था उसको खत्म कर दिया, उसको हटा दिया गया। इस तरीके से ये समाचार पत्र पत्रिकाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। इसे प्रेस मुक्तिदाता कहते हैं। क्वेश्चन आया है कई बार, प्रेस मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो कौन है, सर चार्ल्स मेंटकॉफ है। इनका कार्यकाल मात्र 1 साल का है, 1835 से लेकर के 1836 तक। अगला आप लोग देखोगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। नेक्स्ट गवर्नर है लॉर्ड ऑकलैंड। कार्यकाल कितना है, 1835 से 1836 तक इनका कार्यकाल है। इन्होंने क्या क्या कार्य किया है, इनके बारे में भी सुनिए। इसके बारे में एक बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में, इसने जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया था। कहाँ, जीटी रोड 1839 में कलकत्ता से दिल्ली के बीच में, अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड 1839 में इसने उसका पुनर्निर्माण कराया था। इसके टाइम पे दरार आ गई थी जिसके कारण इसने उसका पुनर्निर्माण कराया था। अगली बात, इसके टाइम पर आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 के बीच में। 4 साल आंग्ल अफगान युद्ध चला था। पूछा जाएगा आप लोगों से, आंग्ल अफगान युद्ध कब तक चला था, तो 4 साल चला था। किसके टाइम चला था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम चला था। अगली बात आप लोग देखोगे तो भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टर की शिक्षा देने हेतु विदेश जाने की अनुमति, मतलब भारतीय विद्यार्थियों को, जो भारतीय विद्यार्थी हैं उनको डॉक्टरी की शिक्षा लेने के लिए विदेश जाने की भी अनुमति लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे दे दी थी। तो लॉर्ड ऑकलैंड एक ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा, ऐसा समझिए, बहुत ही ज्यादा ये एक ऐसा व्यक्ति था, सहानुभूति प्रकार का एक गवर्नर जनरल था। तो इसने क्या काम किया था, भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा देने हेतु विदेश जाने की अनुमति भी इसने दे दी थी। नेक्स्ट बात,
ध्यान से देखिएगा एक एक बातों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग नोट करते आगे चलिएगा। अगली बात, बंबई मद्रास में क्या किया था, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बंबई और जैसे मद्रास में क्या किया था इसने, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। इसका काम मैंने आप लोगों को फिर से सुनिएगा, जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया था। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, क्वेश्चन आता आंग्ल अफगान युद्ध किसके टाइम पर हुआ था, तो आप लोगों को बताना होगा, ऑकलैंड के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था, 38 से 42 के बीच में। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टर की शिक्षा देने हेतु विदेश जाने की भी अनुमति मिली थी। और चौथी बात, बंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। ये 4 बात ऑकलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगला गवर्नर नेक्स्ट पे हम आते हैं, लॉर्ड एलन बैरो। लॉर्ड एलन बैरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम पर आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध शुरू किसके टाइम पे हुआ था, ऑकलैंड के टाइम पे। समाप्त किसके टाइम पर हुआ, एलन बैरो के टाइम पे। क्वेश्चन आएगा आंग्ल अफगान युद्ध किसके टाइम पे समाप्त हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, एक ऑप्शन ऑकलैंड होगा, एक एलन बैरो होगा, तो आप लोग एलन बैरो को सही करके लाएंगे। एलन बैरो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसके टाइम पर आंग्ल अफगान युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो गया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आया है, दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा की समाप्ति किसके टाइम पे की गई है, तो लॉर्ड एलन बैरो के टाइम पे। दास प्रथा का उन्मूलन किसके टाइम पर किया गया है, और सती प्रथा, शिशुवध पर प्रतिबंध, ये मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में लॉर्ड विलियम बेंटिंग बताया था। और नरबलि प्रथा, नरबलि प्रथा का मतलब ये होता है जो देवताओं को दी जाने वाली मनुष्यों की बलि होती है, उन सारी चीजों पर कौन प्रतिबंध लगा दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वो भी एक प्रकार से नैतिक कार्य किया था। उसके टाइम में बहुत शांतिप्रिय काम था, मतलब उसके टाइम पर कोई हा हल्ला नहीं हुआ था। तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा क्या किया था, दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का मतलब क्या होता था, मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था, उसी को हम लोग दास प्रथा कहते हैं। तो इसलिए दास प्रथा पूरे आप लोग देखते होंगे तो प्राचीन काल मध्य काल में आप लोगों को ये देखने को मिलती है, जहां पे आदमी का क्रय विक्रय किया जाता था, आदमी को जबरन काम कराया जाता था बिना उसको पैसा दिए, बिना उसको, इन सारी चीजों को दास प्रथा कहते हैं, जिसका उन्मूलन कब हुआ था, 1843 में। किस एक्ट के, एक्ट 5 के द्वारा। अगला लॉर्ड हार्डिंग, नेक्स्ट गवर्नर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। जैसे लॉर्ड मिंटो प्रथम है वैसे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी हैं, वो आगे आप लोगों को मिलेंगे 10 से 16 के बीच में। आंग्ल सिख युद्ध कार्यकाल 1845 से 1846, इनका आप लोग देख रहे होंगे, और ये आप लोग देखिएगा, ये आप लोग 35 से 36 था, इनका 36 से 42 था, इनका मात्र 2 साल का कार्यकाल है 42 से। और इनके टाइम पर क्या हुआ था आप लोग देख रहे होंगे, क्या हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध किसके टाइम पे हुआ था, 1845 से 1846 के बीच में। किसके टाइम पे हुआ था आंग्ल सिख युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम पे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम पे इनका आप लोग 42 से 44 है, इनका 44 से 48 है। इनका देख ही रहे 48 से 42 है, इनका 2 साल का कार्यकाल 42 से 44, और इनका 44 से 48 4 साल का कार्यकाल। तो इनके टाइम पर पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 में। पूछा जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम पे। इन्हीं के टाइम पर नरबलि प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग गया था। नरबलि, इनके टाइम पर दास प्रथा, इनके टाइम पर नरबलि। नरबलि प्रथा पर अर्थात जो आदमियों की बलि दी जाती थी उसमें देवताओं के लिए था, इसमें जो आम बलि भी दी जाती थी उन सारी बलियों को इसने पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। अगला गवर्नर जनरल आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी। इनका कार्यकाल क्या है 1848 से 1856 में। इसने क्या क्या सुधार कार्य किए हैं, इसने क्या क्या चीजें की है, तो इसने बहुत सारी चीजें की है। हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। पहली बात इसने क्या किया था, इसको अर्ल ऑफ डलहौजी कहा जाता है, अर्ल ऑफ डलहौजी कहा जाता है। पहला चीज पूछा जाता है अर्ल ऑफ डलहौजी किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को आप लोग लगा लोगे क्योंकि डलहौजी है तो डलहौजी यहाँ पे भी है, तो अर्ल ऑफ डलहौजी। अगली बात क्या की जाती है, तो इसके टाइम पर आप लोगों को कैसे याद रखोगे, आप लोग को याद करने के लिए
शव याद रखना, शव का मतलब होता है सिख और हुआ का मतलब होता है बर्मा। तो इसके टाइम पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और इसी के टाइम पर द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 48 से 49, कार्यकाल 48 से 56, पहले साल ये हुआ था और 51 से 52 में बर्मा। और पहला आप लोग देखे थे यांडाबू की संधि लॉर्ड एमहेस्ट के समय, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था। और दूसरा किसके टाइम पे हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, 48 से 49, 51 से 52, 100 याद रखे रहना, द्वितीय सेकंड वाला। अगला, इसके कार्यकाल में दार्जिलिंग को शामिल करके भारत में मिलाया गया। इसके कार्यकाल में जो दार्जिलिंग है, अर्थात आपका दार्जिलिंग का क्षेत्र है जहां पे चाय काफी होती है, तो उस क्षेत्र को भारत में शामिल किया गया, उसको भारत में विलय किया गया, भारत में मिलाया गया इसी के टाइम पर। इसी के टाइम पर इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इनाम कमीशन वो होता था जो बड़े बड़े जागीर होते थे या जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, जो बहुत बड़े बड़े वो लोग होते थे जो बहुत जिनके पास जमीन का बहुत ज्यादा टुकड़ा होता था, तो उनसे जमीन को लेकर के जो बड़े बड़े जिनके पास भूमि का चंद टुकड़ा नहीं होता था, भूमिहीन कृषक, उन लोगों को जमीन उस पे क्या कर बड़ी बड़ी जागीर को लेकर के भूमिहीन लोगों में वितरित कराना, उसी को कहते हैं इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किसने की थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। पूछा जाता है कब की थी? 1852 में। इनाम कमीशन किसने इनाम कमीशन का मतलब क्या होता है कि जिनके पास भूमि नहीं होती है, अर्थात भूमिहीन कृषक को क्या देना? भूमि देना ही इनाम कमीशन कहलाता है। अगला, उड डिस्पैच लागू किया था। उड डिस्पैच जो आपकी आधुनिक शिक्षा, उड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो आपको शिक्षा से संबंधित है। जो शिक्षाएं होती थी उसको आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए उसने एक उड डिस्पैच लागू किया था। पूछा जाता है उड डिस्पैच किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और उड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। अगली बात, 1854 में इसने डाकघर अधिनियम लागू किया था। 1854 में डाकघर अधिनियम लागू किया था और 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाई थी बंबई से थाड़े के बीच, मात्र 34 किलोमीटर। 16 अप्रैल को हम लोग रेल दिवस भी मनाते हैं। पहली बार ट्रेन चलाई थी उसने। अब वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए चलाए थे, लेकिन आज भी उसका इतना फायदा है कि रेल से कितने लोग यात्रा करते हैं, रेल कितने लोगों को जोड़ कर रखी है। आप लोग ऐसे समझिए, रेल कितने लोगों को जोड़ कर रखी है। भले अंग्रेज उसे अपने व्यक्तिगत हित के लिए चलाए थे, लेकिन आज हम लोगों का उसमें हित छुपा है। तो 1854 में डाकघर अधिनियम, 53 में आप लोगों को पता है, मैंने बताया पहली बार रेल सेवा। 1854 में उसने क्या शुरू किया था? लैंडलाइन सेवा स्टार्ट की थी कलकत्ता से आगरा के बीच में। पूछा जाता है तार सेवा कब शुरू की थी? 1854 में। 1854 में तार सेवा शुरू की थी। 1856 में इसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से बदल करके कहां कर दिया था? मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया था और शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया था। और जो शिमला थी उसने इसको क्या बना दिया था? शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी थी। ये सारी चीजें इसने और कई सारे काम किए थे। अगला काम आप लोग इसके बारे में सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इसने जो आप लोगों को, जैसे अभी आप लोग ने लॉर्ड वेलेजली ने देखा, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लेके आया था। इसने एक नई नीति लाई थी जिसे हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और हिंदी में बोलते हैं व्यपगत नीति। और इसके दूसरे भी नाम है हड़प नीति। व्यपगत नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 3 नाम है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसका कोई दत्तक पुत्र नहीं होता था, अर्थात वो राजा अक्षम होता था वहां की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, तो अंग्रेजों की मंशा वैसे ही होती थी कि वहां पर हम अपना कब्जा जमा लें, तो ये उनको एक प्रकार का हथियार मिल जाता था। एक प्रकार की उनकी मंशा को इसमें बल देने के लिए थोड़ा सा प्रेरक का कार्य करता था। इस तरीके से उन्होंने पॉलिसी स्टार्ट की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। इसमें उन्होंने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट,
उदयपुर, झांसी, नागपुर वाले क्षेत्र को उन्होंने इसी माध्यम से विलय किया था। और 1856 में क्या किया था, अवध के क्षेत्र पर सबसे पहले अवध के ऊपर क्या करके, अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके उसे अपने राज्य में हड़प लिए थे 1856 में। आपसे पूछा जाता है कब, मैंने आप लोगों को लिख के बता रहे हैं, 1848। सतारा कहां पे है, महाराष्ट्र में, जयपुर 1849, संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर और बघाट दोनों, ये संबलपुर हो गया, बघाट हो गया, ये आप लोगों का कब हुआ था, 1850 में, संबलपुर और बघाट 1848, 1849, 1850, संबलपुर बघाट, संबलपुर उड़ीसा, बघाट हिमाचल प्रदेश में, उदयपुर 1852, ध्यान से देखिएगा, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध 1856। ये सारी चीजें इसने की थी। तो ये सारे इसके कार्य हैं। आप लोगों ने फिर से एक बार इसके कार्य को देख लीजिए। इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई तरीके से बार बार यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले 1848, जयपुर 1849, संबलपुर और बघाट, संबलपुर उड़ीसा, बघाट हिमाचल प्रदेश कब, और ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं बल्कि एमपी वाला उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और जो अवध के शासन उस टाइम कौन थे, अवध के शासक कौन थे, वाजिद अली शाह। पूछा जाता है कुशासन के आरोप लगाते वक्त अवध का शासक कौन था, वाजिद अली शाह था। और वाजिद अली शाह पर इसने कुशासन का आरोप लगा करके उसे अपने राज्य में हड़प लिया, मिला लिया। ये कौन किया था, तो लॉर्ड डलहौजी किया था। उसके बाद 1856 के बाद 1858 का एक्ट आता है, वहां से गवर्नर जनरल का रूल खत्म और वायसराय का रूल स्टार्ट। वहां पे क्या होता है, तो वहां पे जो कंपनी का शासन कंपनी के हाथ से लेकर के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया जाता था। अब वहां की महारानी क्या करेंगी, यहां पर हुकूमत करेंगी, अपना संचालन करेंगी। और जो गवर्नर जनरल या वायसराय आएंगे वो किसके लिए काम करेंगे, वो जो ब्रिटेन की महारानी होगी या सामग्री या ब्रिटेन की जो वो होंगी उनके लिए वो अपना वर्क करेंगे, काम करेंगे। आगे जो वायसराय वाला चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों को बताएंगे। ये आज का मेरा सेशन था। ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास। इसी तरीके से यूजफुल वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया कीजिए।